एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ और इसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो है वो प्रत्येक क्लास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप खुद देखिए कि जब हमने स्कूल जाना शुरू किया था और हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो शिक्षक गण हैं, उन्होंने हमें सिखाए थे विराम चिन्ह कि किस प्रकार आप भाषा को सीखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ आप सबको समझाने की, आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सबसे पहले बात है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? अब मान लो हम इसका शाब्दिक अर्थ लें तो शाब्दिक अर्थ विराम चिन्ह का क्या होता है? ठहराव या रुकना। जैसे मान लो हम कोई भी वाक्य बोलते हैं और उस वाक्य को बोलते समय जब हम विराम चिन्हों का ध्यान रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति है वो हमारी बात को आसानी से समझ सकता है। लेकिन जब हम उन विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते तो कोई व्यक्ति हमारी बात को आसानी से नहीं समझ सकता, है ना। तो जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाता है सर्वप्रथम वह यह देखता है कि आपने विराम चिन्ह का सही तरीके से उपयोग किया है या नहीं किया। तो चलिए पढ़ते हैं हम विराम चिन्ह। मैंने लिखा है विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना। यानी विराम चिन्ह की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अपने हिंदी में क्या होता है, शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि शब्द का अर्थ क्या है। तो विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव या रुकना। उसके बाद में है किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में रुकना होता है और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। देखो इसका अर्थ वही हुआ कि जब हम अपने भावों को किसी के सामने अभिव्यक्त करते हैं, जब हम अपने भाव वाक्यों के द्वारा लिखते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि लिखते, पढ़ते, सुनते या अपने भावों को स्पष्ट करते समय जिन लेखन चिन्हों का सही तरीके से उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह। फिर देखो जैसे रोको, रोको के बाद में अल्प विराम लगाया हुआ है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोमा। उसके बाद में है रोको, मत जाने दो। अब रोको, उसके बाद में हमारा हल्का सा ठहराव है, मत जाने दो। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को रोको, उसको जाने मत दो। दूसरा देखो रोको मत जाने दो, यानी जो जा रहा है उसको मत रोको, उसको जाने दो। अब आप देखोगे शब्द ऊपर और नीचे दोनों जगह एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ विराम का प्रयोग करने से, विराम चिन्ह का प्रयोग करने से उसके अर्थ में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। फिर देखिए यहाँ थोड़ा सा मैंने लिखा है कि विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यानी विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं अपने भावों को, अपनी भाषा को सही तरीके से समझाने के लिए। जहां पर सही तरीके से इनका प्रयोग नहीं होता तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन जब इन विराम चिन्हों का सही तरीके से प्रयोग होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी भाषा जो है वो एकदम स्पष्ट है और प्रभावशाली है। और जिस व्यक्ति की भाषा स्पष्ट और प्रभावशाली होती है उसे हर कोई सुनना पसंद करता है। आगे हम चलते हैं विराम चिन्ह की तरफ। यानी प्रमुख विराम चिन्ह क्या है? तो सबसे पहले है देखो क्रम संख्या। हम क्रम संख्या लिखेंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा विराम चिन्ह है। फिर है विराम चिन्हों के नाम और फिर है विराम चिन्ह, यानी हम उसको लगाते कैसे हैं। तो सर्वप्रथम आपके फर्स्ट नंबर पे है पूर्ण विराम। अब इसके नाम से ही पता चलता है पूर्ण यानी पूरा। जहां पर वाक्य पूरा हो जाता है वहां पर इसको खड़ी पाई के रूप में वाक्य के अंत में लगाया जाता है। ये होता है पूर्ण विराम।
दूसरा देखिए अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है? एक छोटा सा अनुस्वार सा होता है, बिंदी सी, और उसके नीचे अल्प विराम लगा हुआ होता है। यानी जो वाक्य बड़ा होता है और थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकना होता है तो वहां पे अर्धविराम लगता है। उसके बाद देखो तीसरे नंबर पे है अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कोमा कहते हैं। अल्प विराम जैसे हम वाक्य बोल रहे हैं और वाक्य बोलते हैं और हल्का सा उसमें ठहराव आता है तो उसे कहते हैं अल्प विराम। फिर है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी वाक्य जब आप बोलते हो या लिखते हो तो उसके अंतर्गत जब आप प्रश्न पूछते हो, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, है ना, इस प्रकार के जो वाक्य बनते हैं तो उसके आगे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जो कि देखो आपके सामने उपस्थित है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे बना के और नीचे अनुस्वार, कोमा, ये बिंदी सी लगा दी जाती है। फिर उसके बाद में है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक में क्या होता है? जैसे मान लो हर्ष है, शोक है, आश्चर्य है, इस प्रकार के शब्दों का जब इस्तेमाल होता है वाक्य के अंतर्गत तो उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विराम चिन्ह की जगह यानी पूर्ण विराम की जगह विस्मयादिबोधक लगा देते हैं, वो सर्वथा गलत होता है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं कि एक छोटी सी लाइन होती है, सीधी, बिल्कुल छोटी सी, दो शब्दों के बीच में, जैसे और का उसमें प्रयोग नहीं करके इस लाइन का प्रयोग कर देते हैं, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे माता और पिता, तो माता और पिता के बीच में ऐसे छोटी सी योजक चिन्ह वाली लाइन खींच देते हैं। उसके बाद में है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है कि वो जो लाइन छोटी है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये आपके होता है निर्देशक चिन्ह, यानी इसमें निर्देश दिया जाता है कि आपको आगे क्या करना है। उसके बाद में आता है आपके उद्धरण चिन्ह, जिसे उद्धृत चिन्ह भी कहते हैं। ये देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इकहरा, इकहरा चिन्ह, और दूसरा होता है दुहरा, दुहरा या दोहरा कह सकते हैं। इसके अंतर्गत अंतर क्या होता है? देखिए कि इकहरा है वो इस प्रकार लगेगा और दुहरा है वो उद्धृत चिन्ह इस प्रकार लगेगा, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है। इकहरा जो है वो किसी किताब पर या किसी उपाधि के ऊपर इकहरा चिन्ह आता है, और दोहरा किसके अंतर्गत आता है? जैसे किसी की परिभाषा है, कोई कोटेशन है, उसको वैसा का वैसा जब आप लिख देते हो तो यहाँ पर ये वाला उद्धृत चिन्ह आता है। उसके बाद में है कोष्टक। कोष्टक आपको पता ही है कि इस प्रकार लगाया जाता है, हिंदी में भी होता है, मैथ में भी होता है। मैथ में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हिंदी का ऐसे ही होता है। उसके बाद में है त्रुटि पूरक चिन्ह, या जिसे हंस पद कहते हैं। मान लो हमने कोई वाक्य लिखा और उसके बीच में हम कोई शब्द लिखना भूल गए, अब पूरे वाक्य को काटेंगे तो गंदा लगेगा, दोबारा लिखेंगे तो टाइम लगेगा, है ना, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार लगा देते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं ताकि अगला व्यक्ति समझ जाए कि इसने हंस पद का प्रयोग किया है। फिर है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह अनुस्वार की तरह बनता है, सिर्फ इसमें अंतर क्या होता है कि अनुस्वार तो पंक्ति के ऊपर लगता है, शिरोरेखा के ऊपर, और ये जो है ये शिरोरेखा के सामने किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए लगाया जाता है। लाघव चिन्ह और अनुस्वार में यही अंतर होता है। अब